हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर है रिसोर्सेज के बारे में। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ा था हमने। ये है रिसोर्सेज की डिटेलिंग, लैंड, वाटर, सॉयल और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इन सब को रिसोर्स की तरह पढ़ना है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी डिटेलिंग पढ़नी है। क्या बताया था रिसोर्सेज में कि वो सारी चीज़ें जो हमारी डिज़ायर्स को, नीड्स को फुलफ़िल करें, हमारी ज़रूरत को पूरा करें, हमारे काम में आए, है ना, वो रिसोर्स होती है। और जो जितनी ज़्यादा काम में आए वो उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। स्टार्ट करते हैं। वी सेटिस्फाई अवर नीड्स बाई कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करके अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। अवेलेबल इन अवर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो अवेलेबल हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। द रिसोर्सेज कैन बी रीजनल और कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रीजनल हो सकते हैं, हमारे क्षेत्र में ही मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं और मिलते हों, वहाँ से हम उनको लेकर आएँ और कंज्यूम करें। लैंड, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, फॉरेस्ट एट्सेट्रा आर एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के हिस्से क्या क्या हैं? लैंड, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, फॉरेस्ट। ओके, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक, उनकी यूटिलिटी डिपेंड करती है नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। उस एरिया में रह रहे लोगों की ज़रूरत और इच्छाओं पर कि वो कितना यूज़ करते हैं उसको, उन्हें कितनी की ज़रूरत है, वो उसको कितना यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। कई बार कल्चरल जो डेवलपमेंट है, कल्चरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का, उससे भी रिसोर्सेज के कंजम्पशन पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर पानी कुएं से निकालना है और हाथ से निकालना है तो आदमी कम पानी वेस्ट करेगा, लेकिन उसने अगर मोटर लगवा ली है कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए, तब तो सोचेगा ही नहीं कितना बह रहा है ना। अगर टेक्नोलॉजी उसके पास है तो उसका मिसयूज़ हो गया कि पानी को वेस्टेज करने लगा, है ना। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो मोटर लगा के हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाथ से या बैलों के थ्रू निकालते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो रिसोर्सेज हैव नो वैल्यू अनलेस मैन यूजेस दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इन रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इंसान इन नेचर के गिफ्ट्स का यूज़ ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिफ्ट्स हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं हमारे आसपास, रिसोर्स कब बनती हैं? जब उनको इंसान यूज़ करना शुरू कर देता है, ह्यूमन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तब वो चीज़ एक रिसोर्स बन जाती है। कॉस्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो कीमत होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्या होता है, अगर कॉस्ट जो है किसी रिसोर्स को हासिल करने की बहुत ज़्यादा है रिसोर्स की वैल्यू से, तो क्या होगा, हम उसको रिसोर्स ऑब्टेन देम फ्रॉम दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस से उसको हासिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो कॉस्ट है, जो कीमत लग रही है, वो और बेटर टेक्नोलॉजी लगाएं और कम से कम हमें कीमत देनी पड़े। अगर कम कीमत देनी पड़ेगी तभी हम उस रिसोर्स को यूज़ करेंगे। अगर वो रिसोर्स से भी ज़्यादा पड़ रहा है महंगा तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारा पानी जो है समुद्र में है ना, लेकिन ना तो ये पीने लायक है ना तो सिंचाई के लायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है इसमें, है ना, खारा है ये पानी। तो एक अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जिससे कम दाम पे इससे जो सॉल्ट है अलग किए जा सकें तो अच्छा हो जाएगा, इसको हम सिंचाई में और पीने में यूज़ कर सकते हैं और पानी की जितनी भी समस्या है वर्ल्ड की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है जो सस्ते में ऐसा कर सके, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। हमने पहले ही सीख लिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, हम बांटते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज यूज्ड बाय मैन सच एज लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। हम यहाँ पर ये मेन 5 को पढ़ेंगे। ठीक है,
अब लैंड हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज वी लिव ऑन इट। जो लैंड होती है इसकी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि हम इस पर रहते हैं। मैन फुलफिल्स हिज बेसिक नीड्स फ्रॉम लैंड। इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतें लैंड से पूरी करता है रहने के लिए। फॉर रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, रहने आवासीय आवश्यकता, वो पूरी तरह से लैंड पर डिपेंड करता है। भाई ज़मीन पर ही तो घर बनाएगा। बिसाइड्स डिफरेंट एक्टिविटीज़, इसके अलावा एग्रीकल्चर, खेती भी ज़मीन पे करेगा। इंडस्ट्री, उद्योग लगाना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। ग्रेजिंग, जानवर चराने के लिए। माइनिंग, खुदाई करके मिनरल्स निकालने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइन, रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत से ऐसे काम हैं जो लैंड के बिना पॉसिबल नहीं है। ये सारे अब उस पे लैंड पे ही डिपेंड करते हैं। तो यूज़फुल लैंड्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं बटी हुई हैं। मतलब हर जगह अर्थ पे जो लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर प्लेन्स हैं तो कहीं पर माउंटेन्स हैं, है ना। दैट इज़ वाई लैंड हैज़ बीन ओवर एक्सप्लॉयटेड इन सर्टेन एरियाज वाइल इन अदर एरिया इट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड एट ऑल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में तो जो लैंड है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड हो गई है, इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका कि उसमें ताकत नहीं रहेगी, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। और कुछ जगह इतना मुश्किल है कि लैंड को यूज़ ही नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कीमत पड़ रही है। अब जो पथरीली ज़मीन है, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है अच्छे से, तो वहाँ पे ज़मीन में ताकत है लेकिन उससे हम यूज़ नहीं कर पा रहे। और जो प्लेन्स है वहाँ पे 3 फसलें 4 फसलें पैदा कर रहे हैं साल में, तो वहाँ की ज़मीन में फर्टिलाइज़र डालने पड़ रहे हैं क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। अब आ गया लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि कैसे लैंड का अलग अलग फॉर्म में यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स हैं लैंड फॉर्म्स के अर्थ पे। मैन को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या लगा? प्लेन ज़मीन, जहाँ पे वो समतल मैदान हो, है ना। सॉइल, वेजिटेशन एट्सेट्रा अवेलेबल ऑन द अर्थ हैव ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ मैन। इंसान की लाइफ को मिट्टी ने और वेजिटेशन, वनस्पति ने प्रभावित किया है। लाइफ स्टाइल हैज़ डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इन द एरियाज वेयर सुटेबल लैंड इज़ अवेलेबल। लाइफ स्टाइल उसी तरह का डेवलप और एडवांस होता है जिस तरह की वहाँ पे लैंड होती है। अगर बड़े बड़े मैदान होंगे तभी तो अच्छे क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे या कोई फेयर अरेंज हो पाएगा। पहाड़ों पे जाके तो मेले लगेंगे नहीं, है ना हम क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सिक्वेंटली इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लैंड रिसोर्सेज इन दीज एरियाज, इन एरियाज के जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको क्या हुआ? फुली एक्सप्लॉइट कर दिया, बहुत ज़्यादा उसका शोषण किया, दोहन किया, यूज़ किया। और दूसरी तरफ कंजम्पशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू द एडवर्स सर्कमस्टेंसेज इन अनसुटेबल एरियाज लाइक इनएक्सेसिबल प्लेट्यूज, हिल्स, डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट एट्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जो थोड़े मुश्किल इलाके हैं, दुर्गम हैं, है ना, जो अनसुटेबल एरिया हैं, अनुपयुक्त इलाके हैं, जहाँ पे क्या है? प्लेट्यूज, पठार, पथरीली ज़मीन है, ना पहाड़ जैसे ऊंचे ना मैदान जैसे बराबर, बीच के। और दूसरे हिल्स मतलब माउंटेन, पहाड़ी एरिया। फिर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल है जहाँ, या रेगिस्तान है मतलब हरियाली ही नहीं है, पूरा रेत ही रेत पड़ी हुई है। तो ये सब क्या हुआ? इन एरियाज़ में जीवन बहुत मुश्किल है ना। तो वहाँ पे कंजम्पशन भी नहीं हो पाया, एक लोकल लेवल पे, जनरल लेवल पे भी यूज़ नहीं कर पाए वो ज़मीन को। तो टोपोग्राफी हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द एक्सटेंट एंड ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन। तो टोपोग्राफी माने होता है ज़मीन की बनावट। जो ज़मीन की बनावट होती है वो एक बड़ी सीमा तक उपभोग को प्रभावित करती है, कंजम्पशन को प्रभावित करती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे एरियाज़ में, है ना, रेलवे लाइन बनाना या सड़कें बनाना जहाँ पे तीखे ढलान हो, एकदम से पहाड़ी एरिया हो, या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर पाना। इसलिए ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर भी प्रभावित होता है क्योंकि वहाँ पर
उनको कैरी करने के लिए, सामान कैरी करने के लिए नहीं मिल पाता, साथ में उनको प्लेन लैंड नहीं मिलती। नंबर ऑफ सिमिलर एग्जाम्पल टू प्रूव दैट यूटिलिटी ऑफ लैंड इज़ ग्रेटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि लैंड का स्ट्रक्चर उसके यूटिलाइजेशन को कितना प्रभावित करता है। बिसाइड्स इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्टेड द यूज ऑफ लैंड। जो इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं वो भी ज़मीन के यूज़ को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक, अगर आपके पास रुपया पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए तो कैसे फैक्ट्रीज़ या रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। और साथ में ह्यूमन फैक्टर, इंसान ही कम रहते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बनता ही नहीं है। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन ही है इसलिए वहाँ कोई बसने नहीं जाता, और चूँकि कोई बसता नहीं है इसलिए वहाँ पे रेलवे, एयरप्लेन्स वगैरह कुछ है ही नहीं। ओके, अब टेबल लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। अब एक ये टेबल दी हुई है कि इसमें दिया है परसेंटेज में, दिया है एरिया कि कैसे वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपने लैंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया समझते हैं कि क्रॉप लैंड वहाँ पे 6% एरिया, मतलब उनकी टोटल ज़मीन को अगर 100 मान लें तो उसमें से 6% 6 जो ज़मीन है उनकी वो क्या है, क्रॉप लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर में है। और 56 जो है 56% वो क्या है, पास्चर्स मतलब होता है कि ग्रेज लैंड है, जहाँ चरने के लिए, जानवरों के लिए चरागाह हैं, घास के मैदान हैं। और फिर फॉरेस्ट 14% फॉरेस्ट है, और 24% अदर यूजेस में आ गया रहने के लिए, ट्रेन के लिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये ज़मीन बचा रखी है 24%। ठीक है, इस तरह से ये डिटेल है, आप समझ लें। इसमें से इंडिया का देखते हैं, 57% क्रॉप लैंड है, मतलब भारत की आधे से ज़्यादा ज़मीन पे 57%, 57% पे खेती होती है, और बचा 4% पे पास्चर है, मतलब चरने की जो ज़मीन है जानवरों की केवल 4% है। और जो फॉरेस्ट है वो 22% है, जंगल 22% है, और 17% अदर यूजेस के लिए बचाई गई है, इसमें बिल्डिंग्स और वगैरह वगैरह होता है। एक जो जनरल रेशियो माना गया है साइंटिफिकली कि एक नेचुरल बैलेंस के लिए, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने के लिए जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट 33% होना चाहिए, लेकिन वो देखा जाए तो कुछ एक कंट्री में ही है जो 33 से ज़्यादा है, बाकी में सबसे कम है। और वर्ल्ड का अगर देखें तो वर्ल्ड में 11% लैंड में एग्रीकल्चर हो रही है, 26% लैंड को, ज़मीन को जानवरों के चरने के लिए छोड़ा गया है, और फॉरेस्ट है 31%, और अदर यूजेस के लिए 32% लैंड है। इस तरह से ये टेबल को अगर स्टडी करते हैं तो ये क्वेश्चन नीचे दिए हैं, इनका आप स्टडी कर सकते हैं। इस टेबल से लिखा है, नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप लैंड, फॉरेस्ट, पास्चर एंड अदर यूजेस। उन कंट्रीज़ को नाम बताओ जो अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप पर है, मतलब क्रॉप लैंड में सबसे ज़्यादा कौन है, 57 के साथ इंडिया। पास्चर में सबसे ज़्यादा कौन है, 56 के साथ ऑस्ट्रेलिया। फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 67% के साथ जापान। और अदर यूजेस में सबसे ज़्यादा है 52, that is Canada. Okay, how would you correlate the land use patterns of these countries with probable economic activities? कैसे जोड़ेंगे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कि कैसे लैंड यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर में जहाँ ज़्यादा ज़मीन है, इसका मतलब जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। साथ में अदर यूजेस में अगर ज़्यादा लैंड दे रखी है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सम प्लेस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम इट। बिसाइड्स इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द यूज ऑफ लैंड। इफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग land at some place is more than the value of resource received from it, then the land is not used. अगर लैंड को यूज़ करने में, रिसोर्स को यूज़ करने में जो कॉस्ट लग रही है वो उस रिसोर्स की कीमत से भी ज़्यादा है तो फिर उसको यूज़ नहीं किया जाता है ना। ऐसे रिसोर्स को यूज़ ही नहीं करेंगे जिसमें ज़्यादा कीमत लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो मिनरल रॉक्स वो अवेलेबल हैं कुछ एरियाज़ में, लेकिन उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है,
बहुत एक्सपेंसिव है, देन उन एरिया में माइनिंग नहीं की जाती है और वो जो लैंड है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाती है तब तक, जब तक कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो जाए जो सस्ती कॉस्ट पे वहाँ से मिनरल को निकाल सके, तब तक वो एरिया अनयूटिलाइज्ड ही रह जाता है। लैंड यूज़ इन एन एरिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एरियाज़ में जो लैंड का यूज़ है वो भी डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, इंसान का डेवलपमेंट कितना है। अगर इंसान डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उनको, तब तो वो लैंड को यूज़ करने की सोचेंगे। लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस लाइक एनिमल रियरिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट्सेट्रा। इसलिए जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नहीं है जिनको, वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन को केवल जानवर चराने के लिए या खेती करने के लिए या जंगल बनाने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर में दे देंगे थोड़ा एरिया, बाकी को कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज़ लगा देंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन वर्क करके इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे जिससे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे और वो एरिया और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक। द लैंड यूज पैटर्न इन एन एरिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल वैल्यू इन द सोसाइटी। जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो किसी एरिया में वो बहुत तेज़ी के साथ बदलता है। किसके साथ? इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट के साथ। जैसे जैसे इन्वायरमेंट डेवलप होता जाता है, कल्चरल डेवलपमेंट होते जाते हैं, वैसे वैसे वो लैंड का यूज़ भी बढ़ता जाता है। सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लैंड रिसोर्सेज के यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। मतलब डिग्रेडेशन, पहला ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसकी क्वालिटी गिर गई, है ना, सॉइल की जो क्वालिटी है वो गिर गई, ताकत खत्म हो गई। दूसरा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है कि जो ऊपरी लेयर है लैंड की, अर्थ की, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है जिसमें कि फसलें उगाई जाती हैं। तो किन्हीं कारणों से जब ये ऊपर की लेयर तेज़ बारिश या तेज़ हवा या जानवरों के चरने की वजह से ये ऊपरी लेयर जब ख़राब हो जाती है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। और डिजर्टिफिकेशन क्या है कि पूरा रेत बन जाना, मिट्टी में पानी की कमी हो गई तो पूरी मिट्टी जो है पानी लॉस की वजह से रेत में कन्वर्ट हो गई, रेगिस्तान बन गया, तो उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे लैंड यूज़ में दिक्कत आती है और हम वहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं लगा पाते हैं। अब हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। लिमिटेड ज़मीन हमें मिली हुई है। फर्स्टली केवल 1/3 अर्थ की सरफेस का जो है वो लैंड में है और बाकी जो बच गया हिस्सा है 2/3 हिस्सा वो कहाँ है, ओशियंस में है, पानी के फॉर्म में है। तो उस पर से जो लार्ज पार्ट ऑफ लैंड है वो अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है टोपोग्राफी की वजह से। टोपोग्राफी मतलब ज़मीन की बनावट की वजह से अनयूटिलाइज्ड है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है ना, एडवर्स कंडीशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के मींस नहीं है, इसलिए वो ज़मीन अनयूज्ड पड़ी हुई है। तो इसलिए ये क्लियर है कि इन पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है अर्थ पे, उससे ये जो लिमिटेड लैंड रिसोर्स है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ से उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल निकले ज़मीन के अंदर से, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ उगें जिससे कि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरा जा सके। Okay. Therefore, we must make proper use of land in a systematic way so that maximum utilization is ensured at minimum cost and labor. तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम जो ये लिमिटेड लैंड रिसोर्स है उसको इस तरह से सिस्टमेटिक वे से यूज़ करें, है ना, प्लान करके यूज़ करें ऐसा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम कॉस्ट और लेबर पे, कम से कम खर्च और कम से कम मज़दूर लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलने लगे।
द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो लार्जेस्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका जो एरिया है वो भी बड़ा है ना, एरिया वाइज वो थर्ड पे आता है। वी मस्ट बियर इन माइंड, इसलिए हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि जो चाइना का जो एक बड़ा हिस्सा है वो प्लेट्यू के फॉर्म में है, पठारी है, पत्थरीला है, इसलिए वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या है कि वहाँ पे एक वेल प्लानिंग के साथ, है ना, उन लोगों ने ज़मीन को बांट रखा है और उन लोगों ने मिलकर उनकी फूड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, प्लानिंग करके, जो ज़मीन है उसका अच्छे से यूज़ करके। इवन इन इंडिया, भारत में भी एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं कि लैंड रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो सिस्टमेटिक हो सके, जिससे क्या होगा, वेल प्लान्ड लैंड यूज इज कॉल्ड लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन की अगर डेफिनेशन कहें तो वेल प्लान्ड लैंड यूज़, ज़मीन का यूज़ तो हम करेंगे, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि अनयूज छोड़ दिया, लेकिन प्लानिंग के साथ करें, ना हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें और ना अनयूज रहने दें, सारी ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो कम से कम कीमत पर, दैट इज़ लैंड कंजर्वेशन। सेवरल मेथड्स हैं कंट्रोल करने के लैंड डिग्रेडेशन को, जैसे कि अफोरेस्टेशन, अगर हम पेड़ लगाते हैं, है ना, तो क्या होगा, जिससे डिजर्टिफिकेशन रुक जाएगा, ज़मीन की ताकत बढ़ जाएगी। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, लैंड को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें, है ना, और ऑर्गेनिक खेती कर लें जिसमें फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूज़ ही नहीं होता है। पेस्टिसाइड और ये सब जो चीज़ें हैं केमिकल्स, वो नुकसान करती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं। फिर रेगुलराइजेशन ऑफ माइनिंग, माइनिंग को भी रेगुलर किया जाए, ऐसा नहीं है जहाँ खुदाई हो रही है, मिनरल्स निकल रहे हैं वहाँ